My name is Yogesh Jain, and today we are going to read part 2 of the chapter The Making of a Scientist from the book Footprints Without Feet. So, the next chapter starts from in his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. In his second year of high school, what is the second year of high school? Class 10th. What he did in class 10th? Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. He started research, okay, हम जानते हैं कि वो रिसर्च कर रहा था बटरफ्लाइज के ऊपर पहले से ही, एंड अब उसकी डिस्कवरी किस तरफ जा रही थी? ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन की तरफ उसकी डिस्कवरी जा रही थी. इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स. एक्चुअली इसकी जो थियोरी जा रही थी वो किस तरफ जा रही थी? जो लाइफ ऑफ सेल्स है उसकी थियोरी ये डिस्कवर कर रहे थे. द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल. जो क्वेश्चन था उनका, उसका आंसर बहुत सिंपल था. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा? एक मोनार्क प्यूपा जो होता है उसकी बॉडी पर टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं 12. तो ये डेकोरेटिव है या इनका कोई साइंटिफिक पर्पस होता है? ये इसका आंसर उनको चाहिए था और ये बहुत सिंपल था. एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल. एब्राइट सेड, सबको ये लगता था, एब्राइट ने कहा कि सबको ये लगता है कि जो स्पॉट्स हैं वो ऑर्नामेंटल हैं. ऑर्नामेंटल मीन्स डेकोरेटिव, ओके, जस्ट लाइक अ डिजाइन ऑन बॉडी. बट डॉक्टर यूर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट. जो डॉक्टर यूर्कहार्ट थे कनाडा यूनिवर्सिटी के, वो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि ये डेकोरेटिव हैं स्पॉट्स. टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड अनदर एक्सलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस. इसका आंसर लेने के लिए, टू फाइंड द आंसर, एब्राइट एंड हिज फेलो, हिज एक्सलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस. उन्होंने एक डिवाइस बनाई दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन necessary for the butterfly's full development. This is the use of tiny spots. What they do, these spots produce hormone. वो एक हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि नेसेसरी है बटरफ्लाई के फुल डेवलपमेंट के लिए. दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर. उनकी जो रिसर्च, उनकी जो डिस्कवरी थी, इससे उनको फर्स्ट प्लेस मिला काउंटी फेयर में. और क्या हुआ? एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. और इसी रिसर्च, इसी डिस्कवरी से उनको एंट्री मिल गई इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में. देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी. यहां पर उनको थर्ड प्लेस मिला जूलॉजी में. ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर. जो समर थी उसमें उनको चांस मिला वर्क करने का. कहां पर? एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी. What is entomology? Entomology is science of learning insects. Insect science. Learning of insect science is called entomology. So he got the chance to work at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. This is the name of the research institute. What is the name? Walter Reed Army Institute of Research. Here he got the chance to work on entomology in an entomology laboratory. As a high school junior, now what is high school junior? He has come in class 11th. Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. 11th क्लास में आ गए, तब भी वो किस पर अपने जो उनकी स्टडीज थी उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते रहे. वो किस पर थी? मोनार्क प्यूपा पे. ओके, एक्चुअली प्यूपा इज द स्टेज बिटवीन लार्वा एंड एडल्ट मोनार्क. ओके, दैट ईयर his project won first place at the International Science Fair.
and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer. और यहाँ पर उनको फर्स्ट प्लेस मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और वो उनको एक दूसरा चांस मिला. he got another chance to work in the army laboratory during this summer. The same army laboratory, the Walter Reed Army Institute of Research, here he got another chance to work. In his senior year, now he has come in class 12th. In his senior year, he went a step further. वो एक कदम और आगे बढ़े. He grew cells from a, this is a very important line, he grew cells from a monarch's wing. उन्होंने सेल्स को निकाला मोनार्क के विंग्स में से in a culture. Culture is artificial environment. Okay, he created an artificial environment and he grew the cells from monarch's wings. और उन्होंने कुछ शो किया and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales. Scales means thin plates on wings. Only if, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये शो किया, उन्होंने ये प्रूव किया कि ये जो सेल्स हैं मोनार्क्स विंग्स के, ये डिवाइड होंगे और डेवलप होंगे और ये एक नॉर्मल बटरफ्लाई के विंग्स के थिन प्लेट्स बनेंगे. कब? ओनली इफ, सिर्फ तभी ऐसा होगा. दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स. ऐसा तभी होगा जब वो जो टाइनी गोल्ड स्पॉट्स हैं, वो जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हार्मोन जब इन सेल्स को मिलेंगे तभी ये डेवलप होंगे, नहीं तो नहीं होंगे. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट हार्मोन एंड द golden spots. That project won first place for zoology at the international fair. इस प्रोजेक्ट से उनको पहली बार फर्स्ट प्लेस मिला जियोलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरनेशनल फेयर के. ओके, ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लैबोरेटरी. उन्होंने पूरी समर किसमें निकाली? ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने पूरी समर निकाली इसी पर काम करते हुए आगे. कहां पे? आर्मी लैबोरेटरी में. आर्मी लैबोरेटरी, द सेम लैबोरेटरी, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, एंड एट द लैबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वन अनदर यूनिवर्सिटी. उन्होंने दो जगह काम किया. द लैबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. द फॉलोइंग समर, आगे जो समर आई, after his freshman year at Howard University. Now he was a fresher at Howard University. He has come in Howard University. Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture. वो वापस से गए Department of Agriculture laboratory में and did more work on the hormone from the gold spots. और उन्होंने और भी ज़्यादा काम किया. ये जो हार्मोन था गोल्ड स्पॉट से जो प्रोड्यूस होता था, इसके ऊपर उन्होंने और भी ज़्यादा काम किया. We will read further that what is the importance of this study. बटरफ्लाई पे स्टडी करना, उसके गोल्डन स्पॉट से जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है उस पर स्टडी करना, इसका फायदा क्या था? We will come to know about that further. Using the laboratories, sophisticated instruments. Sophisticated means very complicated instruments. वहां पर उन्होंने स्टडी की जो इस हाई एंड यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, बहुत हाईली डेवलप्ड, बहुत हाई क्लास हम कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हम कह सकते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनसे उन्होंने काम किया. ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. हियर ही बिकेम एबल टू नो, टू आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्डन स्पॉट. A year and a half later, करीब 1.5 ईयर के बाद क्या हुआ? ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, उनका जो जूनियर ईयर था इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, तब क्या हुआ? इब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. यहां पर उन्होंने उनको एक आइडिया मिला अपनी थ्योरी के लिए जो सेल लाइफ के ऊपर थी. इट केम व्हाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्स-रे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन. ये आइडिया शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतनी डिटेल दी जा रही है
कि जो आइडिया उनको मिला वो कैसे मिला, कब मिला, जब वो एक्सरे देख रहे थे, एक्सरे फोटोज को देख रहे थे, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, जो हार्मोन था उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसके जब एक्सरे फोटोज वो देख रहे थे तब उन्हें एक आइडिया मिला सेल लाइफ की थ्योरी के लिए। क्या था वो? When he saw those photos, जब उन्होंने वो फोटोज देखे, इब्राइट डिडंट शाउट यूरेका, तो उनको एक विनिंग मिल चुकी थी, शायद उनको एक बहुत जबरदस्त उन्होंने डिस्कवरी करने वाले थे वो, और वो चिल्लाए नहीं खुशी से यूरेका। व्हाट इज यूरेका? व्हेन साइंटिस्ट डिस्कवर समथिंग then this is the word they shout for expressing their joy, their surprise, their winning. So he didn't shout eureka or even I have got it, और ना ही उन्होंने ऐसा कहा कि yes I have done it, I have got it, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा, वो बिल्कुल नॉर्मल रहे, but he believed that, लेकिन उनको ये विश्वास हो गया। Along with his findings about insects, hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzle. ये जो फोटोज उन्होंने देखे along with his findings about insects hormones, उन्होंने जो हार्मोन्स, इंसेक्ट हार्मोन्स के ऊपर जो उन्होंने रिसर्च की थी, जो भी उन्होंने अभी तक डिस्कवरीज की थी, इसके साथ साथ ये जो फोटोज उन्होंने देखे, इन फोटोज को ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें एक आंसर मिला, किसका? वन ऑफ बायोलॉजिस्ट पजल, बायोलॉजिस्ट की जो पजल्स है उनमें से एक का उनको आंसर मिला, और वो क्या थी पजल? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। जो सेल होते हैं, व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग बीइंग्स बॉडी। तो ये जो सेल्स हैं ये कैसे रीड करते हैं ब्लूप्रिंट किसी डीएनए का? व्हाट इज ब्लूप्रिंट? द डिजाइन प्लान, we can say the design plan of DNA is called blueprint। और ये सेल इनको कैसे रीड करते हैं? इनके अंदर जो सिग्नल्स, जो कोडिंग जो इनके अंदर होती है फॉर फर्दर डेवलपमेंट, जो कोडिंग होती है उसको सेल कैसे रीड करते हैं, इसका उन्हें कुछ आंसर मिला फोटोज को देख के। DNA is the substance in the nucleus of a cell। what is DNA? DNA is the substance, ये एक एलिमेंट होता है, एक मैटर होता है, मटेरियल होता है इन द न्यूक्लियस, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर ऑफ अ सेल। सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डीएनए होते हैं, एंड दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, और ये कंट्रोल करते हैं हेरिडिटी को, जो फर्दर डेवलपमेंट होगा किसी भी लिविंग बीइंग का, चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे ह्यूमन हो, उनके अंदर डीएनए होते हैं, एंड that DNA contains the codes for further heredity। जैसे कि मान लीजिए फादर लंबे हैं तो बेटा भी लंबा होता है, फादर के बाल या आंखें ब्राउन हैं तो आगे जो उसके चिल्ड्रन हैं उनकी भी हो सकती है आगे ब्राउन। तो ये जो कलर, हाइट वगैरह जो क्वालिटीज होती हैं, इनकी कोडिंग होती है, जो कोडिंग किस में फिट होती है? डीएनए के अंदर। तो रिचर्ड ने ये डिस्कवरी की कि सेल इन डीएनए को के अंदर जो कोडिंग है, इसको, ये जो ब्लूप्रिंट है, इसको रीड कैसे करते हैं? इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ओके, ये डिटरमाइन करते हैं जो सेल की फंक्शनिंग है उसको। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इस तरह से जो डीएनए है वो डिजाइन प्लान है लाइफ का। सो दीज 4-5 लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नेक्स्ट, एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वॉन्ग। हमेशा इनके साथ कोई ना कोई इनका रूममेट रहा, इनका कोई ना कोई फ्रेंड रहा, हमेशा इनके साथ कोई ना कोई रहा जो इनके साथ रिसर्च में होता था। अब यहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनका कॉलेज रूममेट था जेम्स आर वॉन्ग। वर्कड ऑल दैट नाइट ड्रॉइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स of molecules to show how it could happen। जिस दिन उन्होंने एक्सरे फोटोज देखे, जब उनको वो पता चला कि what is the functioning of cells determining the DNA, उसी रात उन्होंने क्या किया? अपने रूममेट के साथ, जेम्स आर रॉन्ग के साथ, पूरी रात वो ड्राइंग करते रहे,
पिक्चर्स को और कंस्ट्रक्ट करते रहे प्लास्टिक मॉडल्स। किस लिए? और ये प्लास्टिक मॉडल्स किसके थे? प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। ओके, जो उन्होंने देखा एक्सरे फोटोज में, जो उन्होंने व्हाट दे डिटरमाइंड, व्हाट दे ऑब्जर्व दैट हाउ सेल्स रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ डीएनए, they made pictures on these functioning, on these theory. They made pictures the whole night, and also they made plastic models. Together they later wrote the paper that explained the theory, and after that, after doing all this stuff, they also wrote papers explaining the theory. Surprising, no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors. ये सबके लिए, ये वो लोग जो रिचर्ड को जानते नहीं थे, उनके लिए एक सरप्राइज था कि रिचर्ड इब्राइट ग्रेजुएटेड, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हार्वर्ड से विद हाईएस्ट ऑनर्स। हाईएस्ट ऑनर्स के साथ उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। दैट वाज द सरप्राइज फॉर द पर्सन who didn't knew him. Second in his class of 1510. In 1510, he got second in his class. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. और जो इब्राइट थे went on to become a graduate student researcher, और वो आगे बढ़े और वो बने graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. और यहाँ पर उन्होंने क्या करना चालू किया? उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने चालू किए। उनकी जो थियोरी थी, जो फॉर्मर थ्योरीज जो थी उनकी, उनको टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उन्होंने ये काम चालू किया। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. अगर उनकी theory correct prove होती है तो क्या होगा? It will be a big step towards understanding the process of life. तो जो लाइफ का प्रोसेस है, जो लाइफ डेवलपमेंट की सीरीज है, उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी इनकी थियोरी से. इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर. और हो सकता है इस थ्योरी को, अगर ये थ्योरी प्रूव हो जाती है और लाइफ डेवलपमेंट समझ में आता है इससे, तो हो सकता है कि इससे नए आइडियाज़ मिले कुछ बीमारियों को रोकने के लिए या कैंसर के कुछ टाइप्स को प्रिवेंट करने के लिए नए आइडियाज़ मिल सकें. और एंड अदर डिजीजेस, और जो दूसरी बीमारियां हैं उनको कैसे रोका जाए, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए या उनको हील कैसे किया जाए, उसके लिए आइडियाज मिल सकते हैं. किससे? जो रिचर्ड की थ्योरी है उससे. ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. ये सब किससे पॉसिबल हुआ? जो इब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है उसी की वजह से सब पॉसिबल हुआ. व्हाट इज क्यूरियोसिटी? ईगरनेस. His high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa. उनकी जो हाई स्कूल रिसर्च थी, जो किसके बारे में थी? मोनार्क प्यूपा पे जो स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर थी. Eventually led him to his theory about cell life. Eventually at the end वो किसकी तरफ ले गई उनको, रिचर्ड को? To his theory about cell life. जो सेल लाइफ की जो थ्योरी है उस तरफ ले गई उनकी प्यूपा स्टडी, उनकी हार्मोन स्टडी उनको आगे जाके. रिचर्ड इब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. अब अगर हम वापस पास्ट में चलें, लेसन की शुरुआत में चलें वापस से, तो सबसे पहले क्या हुआ था? उनको इंटरेस्ट किस में आया था? इब्राइट हैज बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. उनको साइंस में इंटरेस्ट आया था जब उन्होंने बचपन में बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना चालू किया था. और
उनके लिए साइंस को ओपन किया था एक बुक ने जो उनकी मम्मी लेके आई थी, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। और इसके अलावा उनके अदर इंटरेस्ट भी थे, ये जो साइंटिफिक जो उनके मूड रहते थे, जो साइंटिफिक इंटरेस्ट रहते थे, इसके अलावा उनके अदर इंटरेस्ट भी थे साइंस के अलावा। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैंपियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर। इसके अलावा वो चैंपियन डिबेटर रहे थे और पब्लिक स्पीकर थे वो, एंड अ गुड कनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन। इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे कनोइस्ट भी थे। कनो इज अ स्मॉल बोट, वाटर बोट, स्मॉल वाटर बोट, उसको ड्राइव करने वाला होता है कनोइस्ट, ठीक है, नाव चलाने वाला। वो बहुत अच्छी चलाते थे वो। एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और वो बहुत अच्छे आउटडोर पर्सन थे। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर particularly of nature and scientific exhibits। इसके अलावा बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, जैसा हमने शुरू में पढ़ा था, उनकी मम्मी उनके लिए लेके आई थी टेलीस्कोप, कैमराज, ओके। तो वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे, और वो पर्टिकुलरली क्या फोटोग्राफ करते थे, नेचर और साइंटिफिक एग्जिबिट्स, ओके। सो दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट इफ यू आर आस्क्ड दैट टेल सम अदर क्वालिटीज ऑफ रिचर्ड instead of science experiments, science achievements. He was interested in canoeing. He was a champion of debating. He has been a champion of debating, and he was a public speaker. He was all around outdoors person, photographer. So these were the qualities besides science. In high school, Richard Ebright was a straight A student. Okay. हाई स्कूल में रिचर्ड एक स्ट्रेट ए स्टूडेंट थे, मतलब कि ए ग्रेड, हमेशा वो उनको ए ग्रेड्स मिलती थी। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, क्योंकि लर्निंग उनके लिए बहुत ईजी थी, ओके। तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी एनर्जी को लगाया। ही टर्न अ लॉट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स, उन्होंने अपनी जो एनर्जी थी, लर्निंग तो उनके लिए इजी थी ही, तो उन्होंने अपनी एनर्जी को किस तरफ लगाया, टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। एक क्लब था, उसका नाम था डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, वहां पर उन्होंने अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट किया। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वेयरर, his social studies teacher, okay। he also found someone to admire, मतलब कि वो उनके एक टीचर थे, सोशल साइंस के टीचर थे, जिनका नाम था रिचर्ड ए वेयरर। उनके बहुत अच्छे एडमायर थे, यानी कि उनको फॉलो करते थे वो। कौन? रिचर्ड फॉलो करते थे, पसंद करते थे, रेस्पेक्ट करते थे अपने सोशल साइंस टीचर रिचर्ड ए वेयरर को। एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, जो कि उनके सोशल साइंस टीचर भी थे और एडवाइजर भी थे टू बोथ क्लब्स। ये जो क्लब्स हैं उनमें वो एडवाइजर भी थे रिचर्ड के। मिस्टर वेयरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, उस टाइम पे मेरे लिए परफेक्ट पर्सन कौन थे? मिस्टर वेयरर। ही ओपन्ड माई माइंड टू न्यू आइडियाज, एब्राइट सेड। उन्होंने मुझे नए नए आइडियाज दिए, नए आइडियाज मेरे दिमाग में आए उनकी वजह से। Richard would always give that extra effort, Mr. Wearer said। अब मिस्टर वेयरर भी पसंद करते थे रिचर्ड को। वो क्या बोलते हैं उनकी तारीफ करते हुए, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। रिचर्ड हमेशा हर चीज में एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे, ऐसा कहा मिस्टर वेयरर ने। What pleased me was, मुझे जो रिचर्ड की सबसे अच्छी बात लगी वो क्या थी, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research। जो क्या थी, जो मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगती थी वो क्या थी कि ये जो पर्सन था, यह 3-4 घंटे तक, रात में 3-4 घंटे अपनी डिबेट रिसर्च के लिए लगाता था,
ठीक है, डिबेट का जैसे उनको शौक था, डिबेट, वो चैंपियन डिबेटर रहे थे रिचर्ड। तो पुटिन मतलब कि अपना पूरा एफर्ट लगाना, वह अपने पूरे एफर्ट के साथ डिबेट प्रैक्टिस करते थे 3-4 घंटे तक। Besides doing all his research with butterflies and his other interests। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे शुरू से अभी तक, इसके पहले, कि वो बटरफ्लाइज पे रिसर्च करते थे एक के बाद, हर एक ग्रेड टू ग्रेड, जब वो आगे से आगे क्लासेस में बढ़ते गए ईयर बाय ईयर, तो वो अपनी बटरफ्लाई स्टडीज में लगे हुए थे। लेकिन केवल इतना ही नहीं था, वह दिन भर रिसर्च करते थे बटरफ्लाइज पे और उनके जो अदर इंटरेस्ट थे उन पे, लेकिन साथ के साथ वो रात में 3 से 4 घंटे अपनी डिबेट रिसर्च को भी देते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेयर कंटिन्यूड। मिस्टर वेयर ने कहा कि रिचर्ड कॉम्पिटिटिव थे, मतलब दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, कंपटीशन में आगे बढ़ना। अगर किसी पर्सन में इसका लिए पैशन है तो वी से दैट द पर्सन इज कॉम्पिटिटिव, बट नॉट इन अ बैड सेंस। लेकिन ये किसी बैड सेंस में कॉम्पिटिटिव पर्सन स्पिरिट को लिए हुए नहीं थे। ओके, मतलब कि उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं था कि मैं दूसरों को पीछे छोड़ूं कंपटीशन में, जैसा कि कंपटीशन में नॉर्मली होता है कि मुझे आगे बढ़ना है तो इसका मतलब मुझे दूसरों को पीछे करना पड़ेगा, ये एक अलग सेंस हो जाता है। तो इस तरह का बैड सेंस रिचर्ड में नहीं था, वो बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वाले थे तब भी। कैसे? ही एक्सप्लेन, वो इस बात को कैसे समझाते हैं। रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड विनिंग में इंटरेस्टेड थे, जीतने में इंटरेस्टेड थे, लेकिन केवल विनिंग के लिए ही नहीं, केवल भाई विनिंग से प्राइज मिलेगा, केवल इस चीज के लिए नहीं, उनका टारगेट प्राइज नहीं होता था। रादर, बल्कि इसके बजाय he was winning because he wanted to do the best job he could। वो इसलिए जीत रहे थे, वह इसलिए आगे होते थे क्योंकि वो अपना बेस्ट देना चाहते थे किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी चीज में जितना अच्छा वो कर सकें, वो बेस्ट, अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहते थे, बेस्ट रिजल्ट वो चाहते थे, इसलिए वो कॉम्पिटिटिव थे। प्राइज जीतना उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। फॉर द राइट रीजंस ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट। राइट रीजंस के लिए वो बेस्ट होना चाहते थे, ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट। अच्छे कामों के लिए, अच्छे रीजंस के लिए वो अपने आप को बेस्ट साबित करना चाहते थे। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इंग्रेडिएंट्स मतलब कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसके लिए उसमें जो एलिमेंट्स हम यूज करते हैं, दैट आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। जो बेस्ट जो अगर आपको एक द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, अगर आपको एक मेकिंग करनी है एक अच्छे साइंटिस्ट की, तो क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको? स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड। सबसे पहले एक अच्छा दिमाग, फर्स्ट रेट माइंड लो। एड क्यूरियोसिटी, फिर इसके अंदर आप डालो ईगरनेस, पैशन, क्यूरियोसिटी, एंड मिक्स इन द विल, और इसको आप विल में, ओके, विल पावर में आप इसको मिक्स करो टू विन फॉर द राइट रीजन। जीतने के लिए, राइट रीजंस के लिए जीतने के लिए आप इन इंग्रेडिएंट्स को, क्यूरियोसिटी को, फर्स्ट रेट माइंड को, इनको मिक्स करो विल के साथ। मतलब कि अगर आपको एक अच्छा साइंटिस्ट बनना है या कुछ भी अगर आपको अच्छा अपने आप को बनाना है, तो आपके पास एक फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, आपके पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और आपके पास विल होनी चाहिए। दैट आर द इंग्रेडिएंट्स। इब्राइट हैज दीज क्वालिटीज। इब्राइट के अंदर ये क्वालिटीज है। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। वो जो वक्त था जब उन्होंने ये बुक पढ़ी थी, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जो वो छोटे बच्चे थे, उनकी मम्मी उनके लिए लेके आई थी ये बुक। जब उनको लगा था कि जो उन्होंने 25 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया है, तो अब आगे मैं क्या करूं, कुछ नहीं बचा बटरफ्लाइज के बारे में मुझे करने के लिए, तब उनकी मम्मी ने उनको एक बुक ला के दी थी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स। हमने पढ़ा था ये।
और इस बुक को पढ़ने से उनके सामने ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, इस बुक ने उनके लिए साइंस का पूरा वर्ल्ड खोल दिया था। मतलब कि वो ईगर हो गए थे साइंस को और अच्छे से, बटरफ्लाइज की साइंस को और अच्छे से जानने के लिए। ए रिचर्ड इब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये जो बुक पढ़ने से जो साइंस का वर्ल्ड उनके सामने ओपन हुआ, इससे जो क्यूरियोसिटी उनको मिली, रिचर्ड इब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, वो जो क्यूरियोसिटी मिली, वो क्यूरियोसिटी पूरी लाइफ उनके साथ रही, पूरी लाइफ ये साइंटिफिक क्यूरियोसिटी उनके साथ रही, उन्होंने इसको कभी नहीं खोया। ही नेवर लॉस्ट दैट। सो विद दिस लाइन वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. Hope you have understood it. Thank you very much.